21 तारीख है ना। चलिए जिनके जो भी डाउट्स है भेजिए, देखते हैं। अच्छा, सिर्फ आपके ही डाउट है सर, यानी आपको किसी के नहीं है? और कोई है भाई? हाँ जी बताइए, कहाँ डाउट है? सर इसमें जो है सिमेट्रिक सिमेट्रिक बोल रहा है सर। सर इसमें जो पावर दिया है सर उसको कैसे हम लोग देख के बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 11 है सर। देखते एडवांस वाले क्वेश्चन वाला छोड़ भी सकते हो तुम, क्यों एडवांस में दिमाग खराब, मेंस वाले कर लो। क्या बोल रहा है? एक्स वाई बी टू आर्बिट्री नॉन जीरो 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जेड आर्बिट्री सिमेट्रिक है। तो सिंपली प्रॉपर्टी लगाने ना ये सब, मतलब बेसिक ये सब चीज़ क्यों नहीं सीखते हो? क्या गिवन है तुम्हें, बस तुम ये नोट करो क्या गिवन है और क्या पूछा है, इतने में ही हो जाएगा। क्या क्या गिवन सर है मुझे? पूछा है सर वो सर वो एक सिमेट्रिक है और एक्स वाई क्यों सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है? एक्स कोई सिमेट्रिक है इसका क्या मतलब है? सिमेट्रिक होने का मतलब है कि एक्स ट्रांसपोज एक्स होगा और वाई ट्रांसपोज वाई। जेड ट्रांसपोज क्या है? जेड ट्रांसपोज होगा माइनस जेड। आगे? which of the following matrices these are skew symmetric? तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब कैसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर मुझे चेक करना है किसी मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ तो क्यों लेते क्यों नहीं हो ट्रांसपोज तुम? सर फिर उसके बाद सर जो पावर वो तो सर समझ गया लेकिन उसके बाद क्या अरे तो करना एक पावर से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पावर चेंज हो जाएगा, क्या दिक्कत है? पावर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा ट्रांसपोज पे। मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ कि सर उसका मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आपका जो y क्यूब है तो y क्यूब तो सर मतलब क्यूब करने से वो सिमेट्रिक रहेगा फिर z की पावर 4 वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया फिर उसका मल्टीप्लिकेशन क्या स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये तो सर नहीं पता ना। क्या हमें ये नहीं पता है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ये नहीं पता है? हाँ सर वो तो b ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज लगाओ ना यहाँ पे, वही लगाना है यहाँ पे, लगाते क्यों नहीं हो? नहीं सर ये क्यूब और टू दी पावर 4 अरे होगा क्या फर्क पड़ता है क्यूब से? वाई क्यूब इज ए, जेड फोर इज बी, क्या दिक्कत है? हाँ तो सर सर वो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये कैसे कुछ नहीं है सकते। ये सब नेट में ऐसे क्वेश्चन, ये बताओ तुम जब ये सब में फंस रहे हो, कैसे नेट के क्वेश्चन तुम करते हो? एक तो सर बताओ। नेट सर अभी के लिए सर नेट को सर पोस्टपोन कर दिया अब मान लो ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? माइनस बी का ट्रांसपोज सर वाई क्यूब और जेड का ट्रांसपोज होगा फुल ट्रांसपोज होगा और माइनस जेड की पावर 4 वाई क्यूब का होल ट्रांसपोज। अब इसका क्या होगा? सर वही तो पता नहीं है सर उसका मल्टीप्लिकेशन मतलब जेड रेज़ टू 4 का ट्रांसपोज इनटू वाई क्यूब का एक तो ये ट्रांसपोज सीखना हाँ ही नहीं है तुम्हें, मतलब ये क्या तुम्हें सीखना ही नहीं है? ये प्रोडक्ट है, क्यों नहीं होगा? मान लो ये ए है ये बी है, मतलब वही सीखना ही नहीं है, तो सीखना है तो क्या ही करोगे? ये नहीं कि ट्राई करके देखे, गलती करके देखे, तो ट्राई करोगे तो सही आ जाएगा। जब हम ट्राई करते हैं गलतियां करते हैं, एक वजह से सही आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ट्रांसपोज हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है? ये जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज है, जेड ट्रांसपोज की पावर 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये वाई क्यू का ट्रांसपोज है, वाई ट्रांसपोज की पावर 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाई ट्रांसपोज की पावर 3 हो गई, ये जेड ट्रांसपोज की पावर 4 हो गई। अब जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यूज कर लो। तो ये सब ट्राई काहे नहीं करते, मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख लो। क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाता है कि क्यूब है तो कैसे होगा, नहीं होगा। अरे ट्राई करके देख लो उसमें क्या है, हो गया। अब इसे पुट करो, जेड ट्रांसपोज क्या था, माइनस जेड था, तो माइनस जेड की पावर 4, वाई ट्रांसपोज वाई था तो वाई क्यूब, वाई ट्रांसपोज वाई क्यूब, जेड ट्रांसपोज माइनस जेड की पावर 4। तो यहां से आ गया जेड की पावर 4 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर जेड 4। बताओ सेम इक्वल आया कि उसके नेगेटिव आया है? क्या जिसका ट्रांसपोज लिया था सेम आया, इक्वल आया, या उसका नेगेटिव आया है? हाँ ऊपर आया है। अरे थोड़ा चश्मा उतार के देखो, क्या दिमाग में कैसी करते रहोगे, कब सीखोगे पता नहीं चलता। ये और ये तुम्हें सेम दिख रहा है, नहीं था अलग है। फिर ऐसे क्यों तुक्का लगा देते हो? ऐसे ही देख, तो ध्यान से सोच के बोलो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इक्वल है या उसका नेगेटिव है? लेकिन हाँ लेकिन मैं हर बार कहता हूँ जब खुद करोगे तो सीखोगे, सिर्फ टीचर से सॉल्व करवाओगे थोड़ी सीखोगे। ये सब इसमें क्या नया था? तुम्हें बस पावर से डाउट था, क्या पावर से डाउट था? पावर ट्रांसपोज चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जस्ट जिसका ट्रांसपोज लिया उसका नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो क्या है ये? पहला ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक है, सेम। दूसरा ऑप्शन करो सेम, तीसरे ऑप्शन करो। लेकिन हाँ सर द थिंग इज डोंट सॉल्व, द थिंग इज तुम सॉल्व करते नहीं हो, बस ऐसे ही हवाबाजी करते रहते हो। सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें क्या ही नया था, सब पता है तुम्हें ऑलरेडी। सर क्वेश्चन 12 में जो ऑप्शन बी है सर वो थोड़ा सा बता दीजिए सर। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन बी में क्या है? सर वो एडजॉइंट ऑफ एम और एडजॉइंट ऑफ एन का मल्टीप्लिकेशन वो। तुम एक काम करो ना, एक एम मैट्रिक्स लिख लो अपनी मर्जी से, एक एन लिख लो अपनी मर्जी से, और चेक करके देखो दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आता है क्या? क्या तुमने इतना कोशिश किया? नहीं किया होगा। थिंग इज तुम्हें कोई पढ़ा ही नहीं सकता एक्चुअली। जो इंसान सीखना चाहेगा उसी को सिखाया जा सकता है ना। उसको एक टीचर कर देगा, हो जाएगा। अरे तुम दिमाग एग्जाम में टीचर नहीं करने आएगा, मैं हर क्लास में बोलता हूँ तुम्हें कि एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा कर, तुम्हें घर पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। और जो एक्सपेरिमेंट करके घर पे सीखोगे वही एग्जाम में तुम्हारा काम आएगा। घर पे तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, क्या इसमें है? तुम्हें पूछा है कि एडजॉइंट एम एडजॉइंट एन बराबर इक्वल एडजॉइंट एम एन के, तो एक एम मैट्रिक्स लिख लो अपनी मर्जी से 2x2 का, चाहो तो 3x3 इसने कहा है ना, तो एक 3x3 का एम लिख लो, 3x3 का एन लिख लो। एडजॉइंट एम निकालो, एडजॉइंट एन निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, इधर पहले एम एन निकालो, एडजॉइंट निकालो, चेक करो इक्वल है क्या नहीं है। ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा इक्वल होगा हमेशा। चेक कर लेता हूँ, रुको। तो यहाँ से फॉर ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एम एन एन बोला है ना। तो इसमें तुम एक समझ आया चीज में क्या बोला हूँ? जब भी कोई स्टेटमेंट चेक करना है, तुम एग्जाम्पल कंसिडर करके चेक कर दो, एलएचएस आरएचएस निकाल के चेक कर दो। अब वो भी तुम मुझसे ही करवाओगे, तो सीखोगे कब तुम, अगर सब कुछ मुझसे ही हाँ सॉल्व सर कराओगे? सर एग्जाम्पल से सर करो। इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट m और डिटर्मिनेंट n से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ अगर डिटर्मिनेंट यहाँ mn से डिवाइड कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा mn का होल इनवर्स, और ये बन जाएगा m का इनवर्स, और ये बन जाएगा n का इनवर्स। अब तुम खुद ही बताओ सोच के, क्या ये और ये इक्वल है दोनों? नहीं इक्वल नहीं। m इंटू एन का इनवर्स बराबर m इनवर्स n इनवर्स, नहीं है ना? तो ये ऑप्शन गलत है, तो इतना भी काफ़ी है, ये थ्योरेटिकल हो गया। मैंने डिटर्मिनेंट m डिटर्मिनेंट n से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला हो गया m इनवर्स का, ये फॉर्मूला n इनवर्स। अब ये m इनवर्स n इनवर्स इसके इक्वल तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, तो हो गया। लेकिन ये मैं तो इसे दिमाग खुद क्यों लगाते, क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट करो ना थोड़े से, एग्जाम्पल से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं। एक क्वेश्चन में 50 तरीके हो सकते हैं। आई थिंक तुम्हारे अंदर तरीका तब निकलेगा जब तुम ट्राई करोगे, जब तुम अलग अलग अप्रोच कोशिश करोगे, तब जाके आएगा।
बाकी और किसी का डाउट नहीं है? सर क्वेश्चन था नहीं। ये भी डाउट है, सारे क्वेश्चन डाउट है तुम्हारे। सर नहीं, कहाँ पे थे अटक में वो तो सुन लीजिए सर। बताओ। आप सर देखिए सर वो जो मतलब उसका सर मैंने 2 क्रॉस 2 वाला एंट्री ली है। मैं तो सर नीचे ट्रायल में ही काम कर रही हूँ उसका। तो सर वो जो 2 क्रॉस 2 में ली है सर उससे सर वो डब्ल्यू स्क्वायर 1 1 डब्ल्यू ओमेगा आ रहा है। अब क्या है कि सर ये सर स्क्वायर करने से कुछ मतलब स्क्वायर करने से सर इसका बोल रहा है कंडीशन है कि p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसका जो p स्क्वायर कर रहे हो सर इसमें तो सर नहीं 0 नहीं हो रहा। तो इसका वैल्यू 2 हो रहा है लेकिन ये तो n इज इक्वल टू 2 ऑप्शन में ही नहीं है मतलब सर ये हो नहीं रहा था मुझे कंडीशन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, इसमें दिख नहीं रहा है क्या है क्वेश्चन। एक बार मैं सर क्वेश्चन पढ़ो, कोई नहीं, तुम जस्ट रीड करो, पिक्चर मत हो जाओ, रीड करो जस्ट क्या है। let omega be a complex omega not equal to 0 ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 ही होगा ये तो। and Pij be an n cross n entries with Pij equal to omega to the power I plus ओमेगा की पावर क्या है, आई प्लस जे। j ओके, और square not equal to 0 है। ठीक है, पी स्क्वायर 0 नहीं है। फिर when n is equal मतलब ये n का वैल्यू क्या क्या ऑप्शन है? 57 53 58 अच्छा, 56 57 58 53। तो तुम्हें ये ओमेगा के बारे में पता है, ओमेगा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी क्या है? हाँ हाँ, और हम्म, तो एक्स क्यूब बराबर 1 के पास 3 सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी आई से ये इक्वल है। अब तुमसे पूछ रहा है पी स्क्वायर तो 0 नहीं है, और क्या पूछ रहा है तुमसे? वो बस इतना ही पूछा है कि पी स्क्वायर 0 नहीं है। हाँ इतना ही बोला है। अब बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो गया मतलब ये कंडीशन। सर n की पावर n का वैल्यू 2 लेने से सर वो तो सर आ रहा है सॉरी। इनका टोलेरेंस क्या आ रहा है? सो पी स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि सर पी इसका एलिमेंट आया है ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब 1 2 होगा। हाँ 1 होगा। फिर 1 मतलब ओमेगा होगा। आगे क्या होगा? ओमेगा होगा 1 4 मतलब ओमेगा स्क्वायर होगा। चलता रहेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये चलता रहेगा यहाँ एंड तक, यही चीज यहाँ भी ऐसे ही होगा। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी चलता रहेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, चलता रहेगा इसका। तो इस ऑर्डर में आप देखो तुम कि इसका प्रोडक्ट करने पे वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए।
तो बस तुम्हें चार ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन से कर दो, तुम चारों ऑप्शन के हिसाब से ही मैट्रिक्स बना लो, तो क्या होगा चेंज देखो। जैसे मैं अगर, हाँ 50 मतलब उतने उतने कोई शॉर्टकट नहीं है, 50 बहुत ज्यादा हो रहा है इनका। 1 + ω + ω² जीरो हो जाएगा। तो तुम ऐसे ही सोचो, अगर जब हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, जब मैं इसको मल्टीप्लाई p² निकालूंगा तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ω² इंटू ω² ω4 1 × 1, तो ω² 1 + ω + ω², तो पहले तीन टर्म मिलके जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, पहले तीन टर्म मिलके जीरो हो जाएगा, फिर अगले तीन टर्म मिलके जीरो हो जाएगा, तो नॉन जीरो आना चाहिए ना। सो नंबर्स तुम्हारे क्या है 57 और क्या है 57 53 58 56। 56। सो 7 5 12, और पूछा है तुमसे ऑप्शन में क्या है, n इज इक्वल टू, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मोर देन वन है ना, वन और मोर देन वन। तो एक्चुअली यहाँ सिंपल ट्रिक ये है कि जो तीन टर्म और ये तीन टर्म का प्रोडक्ट होता गया है, तीन टर्म मिल मिल के जीरो होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर 3 से डिविजिबल है ना, है 3 से नहीं, 57 3 से डिविजिबल है कि नहीं, सबका फॉर्म तो 3 से। है कि नहीं, सोच के बताओ, बस बोलते रहते हो फालतू में, सोच के बताओ हाँ या ना, ठीक से। हाँ मैं डिविजिबल है। तो ये डिविजिबल है, तो ये तो इसके सारे एलिमेंट मुझे ऐसा लग रहा है जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब मैं सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो ω² 1, फिर आएगा 1 ω² तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे तुम, तो होगा क्या, तो मेनली इसके ये ऑप्शंस ट्रू हो जाएंगे, ये तीन और ये आउट हो जाएगा। अब तुम्हें समझना ऐसा क्यों हो रहा है। तो तुम मल्टीप्लाई करके इसको देख लो, है ना, जैसे मान लो n × n है ना, सो जब n × n होगा, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब p² निकालोगे तो क्या होता है p² में, एक्चुअली p² जब निकालोगे ना, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा बनेगा 1 + ω + ω², फिर आएगा 1 + ω + ω² एंड सो ऑन। सोचो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका वजह से 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 0। और अगर मान लो इसमें 3 के मल्टीपल टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 टर्म्स होता अगर, तो क्या होता, 6 टर्म होता तो सर 0 हो जाता। तो ईच एलिमेंट कहीं ना कहीं जीरो हो जाता। तो जो 3 का मल्टीपल नहीं है n, तो उस केस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, अगर 7 टर्म्स होते तो सातवां टर्म एज इट इज रह जाता, जो कि नॉन जीरो होगा एक्चुअली। तो ये इसका लॉजिक है। तो जो भी n 3 का मल्टीपल नहीं है, उस केस में p² जो होगा वो नॉन जीरो होगा, p² नॉन जीरो होगा फॉर जब n मल्टीपल नहीं है 3 का, और p² जीरो हो जाएगा फॉर n मल्टीपल है 3 का, ये हो जाएगा, क्योंकि n 3 का मल्टीपल है, तो ईच टर्म तीन तीन एलिमेंट एक साथ आके सबको जीरो बना देगा, तो ईच एलिमेंट जीरो हो जाएंगे उस मैट्रिक्स के। मैं पीआईजे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पीआईजे के स्क्वायर का, हाँ मतलब जब हम लोग p² का एलिमेंट निकाल रहे होंगे ना, p² मैट्रिक्स का जो ईच एलिमेंट होगा p² में, वो इस तरह से हो रहा होगा, तो ये जीरो हो जाएगा अगर ये 3 का तीन तीन टर्म एक साथ आ गए। एडवांस वाले क्वेश्चन छोड़ दो तुम, पहले बेसिक मेंस वाले क्वेश्चन कर लो, ये है। और किसी को कुछ पूछना है, बाकी दूसरे ग्रुप के लोग होंगे, छोड़ो, हाँ बताओ आगे, बताओ आगे क्या है, हाँ सर एक मिनट में टाइम कर। अच्छा सर क्वेश्चन 23
ओके 23 ये क्या कर रहा है, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, डिफाइन द फंक्शन जी एक्स, ठीक है। सो जी एक्स आपने क्या डिफाइन किया है, 1/, क्वेश्चन मेरे पास है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स रैंडम वेरिएबल है, जी एक्स है हाफ, ठीक है ना, 1/2 टाइम, यहाँ है प्रोबेबिलिटी एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, जी राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, जी मोनोटोन नहीं होगा, जी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और एक्स टेंस टू इंफिनिटी जी एक्स पे 1 होगी। सर x belongs to R दिया, हाँ डोमेन आ रहा है इसका, तो सर इसमें या तो कॉन्टिन्यूअस केस बनेगा या मिक्स, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ सर कॉन्टिन्यूअस के लिए कोई सीरियल हो जाएगा, अगर एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो ये कह रहे हो आप, यस सर, अगर x कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है तो ये g x सीरियल हो गया, हाँ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो जी एक्स हमारा, हाँ तो ये जनरली हाफ कट के वो सीरीएफ के इक्वल आ जाएगा, हाँ। तो सर सीरियल के हिसाब से राइट कॉन्टिन्यूअस भी होगा और लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी पे 1 भी आएगा। एक मिनट, अगर हम केस ले रहे हैं, चलो इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो ये जी एक्स इज नथिंग बट सी डी एफ ऑफ एक्स, जो कि अच्छा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सी डी एफ कॉन्टिन्यूअस होता है, तो तुम अगेंस्ट देखो, अगेंस्ट क्या जाएगा, हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम केस ले रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट जो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो आउट हो जाएगा। जैसे अब सीडीएफ है ना, सीडीएफ राइट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, नॉट अ मोनोटोन फंक्शन, तो ये आउट हो गया ना, बी ऑप्शन आउट हो गया इससे। ये क्या है, ये राइट कॉन्टिन्यूअस भी है, इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक, मतलब लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी है कहेंगे, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी है, मोनोटोन भी है, और प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 भी आएगी, आएगी ना, सो ये चीज है, यस सर, और ये इंक्रीजिंग भी है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग बोलो इसको, सो नॉन डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन बी कह रहा है कि ये मोनोटोन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये मोनोटोन तो है। तो एक एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, तो हमने एग्जांपल लिया कि मान लो एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कोई, तो उस केस में तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका आउट हो गया, इस एग्जांपल से बी आउट हो गया, बाकी को सपोर्ट कर रहा है ये एग्जांपल, है ना, डी को भी सपोर्ट कर रहा है, ए को भी सपोर्ट कर रहा है, सी को भी सपोर्ट कर रहा है। अब डिस्क्रीट ले लो, चलो आप कोई डिस्क्रीट मान लो, एक्स डिस्क्रीट है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा सर, तो x डिस्क्रीट होगा, एक्चुअली यहाँ पे ना ये CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x है और इधर CDF एट x है, तो ये तो राइट Yes, कॉन्टिन्यूअस होगा हमेशा, CDF है ना ये, तो ये हमेशा राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। सर क्वेश्चन में ऑलवेज ट्रू पूछा है, हाँ तो और सेकंड और मतलब बी और सी ऑप्शन, मुझे ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन, हाँ क्योंकि C भी किसी न किसी एग्जांपल से आउट हो जाएगा, ठीक है चलो। यस अब आप कह रहे हो किस में डाउट है, ए और डी, डी में, तो प्लस इन्फिनिटी रखेंगे हम, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लेता हूँ, तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, सर फर्स्ट मतलब इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी एट एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 सीडीएफ बन जाएगा, तो बाद में आ जाएगा सीडीएफ माइनस हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी एट एक्स, लेकिन इसको राइट कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है क्या, ये जरूरी नहीं राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसमें से ना ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी वाला सही हो जाएगा। जैसे ये तो राइट कॉन्टिन्यूअस हमेशा होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसकी वजह से लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी फेल हो सकती है। ये वाला पार्ट राइट कॉन्टिन्यूअस जरूरी नहीं होगा क्योंकि सीरीएफ नहीं है ना, ये तो इक्वलिटी हटा रखा है, तो ये एक्चुअली दिस पार्ट, ये जो फंक्शन है कहने का मतलब, दिस फंक्शन विल नॉट बी राइट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली, तो इसकी वजह से ये हो सकता है जी एक्स जो है राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा,
तो ये आउट हो जाएगा ए वाला, और डी तो हमेशा करेक्ट होगा, ऑब्वियस है, तुम देख सकते हो कि जी एक्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब हो गया हाफ। अब यहाँ x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो x लेस देन इन्फिनिटी कितनी होगी 1, x लेस देन इन्फिनिटी कितनी होगी 1, तो 1 प्लस 1, तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, डी इज ऑलवेज ट्रू। ए रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ इट मे नॉट बी राइट कॉन्टिन्यूअस, दिस मे नॉट बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए आपका ये गलत हो गया सी। दिस मे नॉट बी राइट कॉन्टिन्यूअस, मे नॉट बी, जरूर एक एग्जाम्पल मिल जाएगा क्योंकि ये सीडीएफ नहीं है, तो इसीलिए वो आउट हो जाएगा आपका, ए बी सी आउट हो गया, तो डी करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। ओके सर 24 कौन सा 24? अच्छा, कंसीडर पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको दे रखा है x1 x2 xn, थीटा 1 का वैल्यू ऑफ थीटा है जो मिनिमाइज कर रहा है log xi अपॉन थीटा होल स्क्वायर I from 1 to n, theta 2 cap with the value of theta that minimizes this. If GH are geometric mean and the harmonic mean of x1 x2 xn respectively, then ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कौन करेगा? आई है ना, एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर अपॉन एक्स आई है, और थीटा 2 जो है इसको मिनिमाइज कर रहा है। G is the geometric mean and harmonic mean of this. G geometric mean है, H harmonic mean है, तो बताओ क्या होगा? अच्छा, थीटा कैप एक वैल्यू थीटा की है जो मिनिमाइज कर रही है इसको log xi अपॉन थीटा होल स्क्वायर, और थीटा 2 वो वैल्यू है जो मिनिमाइज कर रही है इस वाले वैल्यू को xi माइनस थीटा के होल स्क्वायर को। सो log xi माइनस log थीटा का होल स्क्वायर। तुम क्या जानते हो कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं समेशन xi माइनस a होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू, क्या आता है? मीन हाँ, मीन यहाँ पे x बार हो जाएगा, तो ये x बार हो जाएगा एक्चुअली। सो ये वाला तुम लगा सकते हो, log xi माइनस log थीटा कर सकता हूँ, पहला जो टर्म है समेशन log xi अपॉन थीटा log xi माइनस log थीटा, तो इस xi की जगह log xi है, a की जगह log थीटा है, तो मतलब कि log थीटा किसके इक्वल हो जाएगी? ये मिनिमम कब होगा? log थीटा किसके इक्वल हो जाएगी? 1/n समेशन log xi के हो जाएगी। इसके हिसाब से सोचो, ये क्या है? x बार इज व्हाट? x बार लिखने के बजाय मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा, तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि समेशन log xi माइनस log थीटा, ये जो होल स्क्वायर है, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ log थीटा इज इक्वल टू दिस वन। सिंप्लीफाई करो इसको, व्हाट इज थीटा? आप ये इक्वेशन सॉल्व करके बताओ मुझे, थीटा क्या निकल के आएगी? थीटा क्या निकल के आएगी यहां से? सिंप्लीफाई करो, समेशन ऑफ log क्या हो जाता है? log ऑफ प्रोडक्ट xi, लॉग ऑफ प्रोडक्ट फिर 1/n ऊपर चला जाएगा log की वजह से, तो क्या बचा? log log काट दो, प्रोडक्ट टू द पावर 1 तो बाय यहाँ थीटा किसके इक्वल है? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, सो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स आईज। तो देखो, तो ये समझ आया, जो पहला जो थीटा 1 कैप है वो ज्योमेट्रिक मीन है एक्चुअली, ठीक। तो बाकी ऑप्शन इससे ही आउट हो जाएगा, बीसी तो ऐसे ही आउट हो गया, ठीक। अब सेम चीज करो दूसरे के लिए, अब यहाँ एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर अपॉन एक्स आई है, तो समेशन एक्स आई माइनस थीटा
होल स्क्वायर अपॉन एक्स आई, ठीक, आई फ्रॉम 1 to n, एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर अपॉन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ये कब मिनिमम होगा? पता है, अगर ये नहीं होता ना, अगर ये नहीं होता तो क्या आंसर होता? अच्छा वो तो कल पता है तुम्हें पहले से ना। हाँ तो ये होता, तो थीटा इज एक्स बार आ जाता, तो अरिथमेटिक मीन होता है, लेकिन अपॉन एक्स आई है, तो इसके हेल्प से क्या चेंज आएगा? कोई थ्योरम होगा, देखना है ये कब मिनिमम होगा, तो यही देखना है थीटा क्या आएगी। तो एक्स आई डिवाइड हो रहा है चूंकि कोई बात नहीं, एक और काम कर सकते हो तुम्हें, अगर ऐसा इसमें डाउट हो रहा हो तो द वन थिंग इज, मान लो जैसे पिछला में मैं थ्योरम यूज किया क्योंकि थ्योरम याद था, यहाँ मुझे थ्योरम याद नहीं तो मैं कैलकुलस वे में सॉल्व कर लूंगा इसको। सो आई विल थिंक इट एज कि मान लो ये एक जी थीटा है, मान लो फॉर एग्जांपल, या कोई फंक्शन ले लो एफ थीटा है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। इसको खोल दो, इसको खोल सकते हो। सो आई फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एक्स आई, तो एक्स आई आ जाएगा माइनस 2ab, तो कट जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा स्क्वायर, सो थीटा स्क्वायर अपॉन एक्स आई, ये बन जाएगा। इसको खोल लो, तो ये जो एफ थीटा है ये आपके पास समेसन एक्स आई माइनस 2n थीटा माइनस थीटा स्क्वायर समेसन 1 अपॉन एक्स आई। अब बताओ क्या तुम इसको मिनिमाइज नहीं कर पाओगे? तो ये कैलकुलस का फंक्शन है जहां थीटा वेरिएबल है, तो क्या करोगे तुम? एफ डैश थीटा निकालोगे और जीरो पुट करोगे, थीटा की वैल्यू आएगी, चेक कर लो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, तो यही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है शायद हो सकता है हार्मोनिक मीन आ जाए, ये सॉल्व करके पता, मुश्किल तो है नहीं, कर ही देता हूँ। दो लाइन ही तो बचा है, देखो इसमें अगर मैं सॉल्व कर दूं, मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा? -2, इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, यही है, इक्वल टू जीरो पुट करो, बताओ थीटा क्या निकल के आएगी? 2 कट गया, वो चेक कर लो, मैंने यहाँ थोड़ा गलती किया है, ये प्लस था ना? यस सर। यहाँ थीटा क्या निकल के आ जाएगा? 1/n समेसन 1/xi, है ना? तो ये क्या है, चेक करो, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा गलत किया। नहीं वैसा आएगा, ये आ जाएगा, थीटा निकालना है ना मुझे, तो इधर आ गया 2n, 2 कट गया, सो n अपॉन समेसन 1/xi, तो यहाँ थीटा क्या है? थीटा इज हार्मोनिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ ठीक है ना। तो ये फॉर एक्सप्रेशन जो है ना ये हार्मोनिक मीन का है। सो थीटा, तो यहाँ से आंसर आ तो गया, तो फाइनल आंसर यही आ गया, ये थीटा 1 कैप था वो था, थीटा 2 कैप इज हार्मोनिक मीन, ओके ये आंसर। सर मैंने फर्स्ट पार्ट को, मतलब ज्योमेट्री मीन वाले पार्ट को इसी मेथड से किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के, तब भी ऐसे आएगा, तो नहीं हो रहा, मतलब नहीं क्यों नहीं हुआ, तब भी यही आएगा, तुम करके, तो मैंने यही तो किया मैंने, नहीं सर कोई पॉइंट नहीं आ रहा था, मतलब ये आएगा क्रिटिकल पॉइंट, ये आएगा log थीटा इज इक्वल टू दिस, ये थ्योरम है ना, तो हमने थ्योरम यूज कर लिया था, हमारे कैलकुलेशन बच गए। अगर ये भी थ्योरम है एक्चुअली, मैं बताऊं, क्योंकि मुझे ये याद नहीं था, है ये भी थ्योरम, ये भी थ्योरम ही है, जैसे उसका तुम्हें पता है कि एक्स आई माइनस थीटा का होल स्क्वायर मिनिमम होता है मीन के लिए, मॉड एक्स आई माइनस थीटा का समेसन मिनिमम होता है मीडियन के लिए, तो ये भी थ्योरम है कि इस ये जो मिनिमम होगा फॉर द हार्मोनिक मीन, तो चूंकि मुझे इसका फॉर्मूला मैं श्योर नहीं था तो मैंने इसको फिर प्रूव किया, अदरवाइज डायरेक्टली मैं लिख सकता था कि ये थ्योरम है, तो दिस इज, ये जो होगा ये मिनिमम होगा व्हेन थीटा इज द हार्मोनिक मीन एक्चुअली, तो आप अभी याद रख सकते हो आगे से ये मैं भी याद रखूंगा चूंकि ये, तो हो जाएगा, कैलकुलेशन ठीक करो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है? यस सर, लास्ट क्वेश्चन 25वां भी है, एक्स आई आई है, वाई आई आई स्क्वायर है, तो द वैल्यू ऑफ बीटा कैप सेटिस्फाइज
समेसन वाई आई माइनस बीटा कैप एक्स आई का मॉड लेस देन इक्वल टू समेसन वाई आई माइनस बीटा एक्स आई। पूछा गया बीटा कैप क्या होगा। अच्छा चलो यहाँ भी वही चल रहा है। सो ये क्या कहना चाह रहा है कि बीटा कैप वो वैल्यू है सेटिस्फाइज दिस फॉर ऑल बीटा। तो इसका क्या मतलब है तुम ये बताओ, अगर तुमसे मैं पूछ लूं कि एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब है? बोलो, ये किसका डेफिनेशन है? ये ए के बारे में क्या बोल सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ व्हाट कैन यू से अबाउट ए? स्मॉल ए इज अ फिक्स नंबर, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? बाकी लोग बता सकते हैं। ये डेफिनेशन है ना, किसका डेफिनेशन है तो पूछ रहा हूँ। डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है ये कैलकुलस में? बताओ भाई, तो गलत बात है, तुम लोग को याद नहीं। बताओ सियानी, तुम बताओ या बाकी लोग बताइए। प्रकार आप बताइए। जी जी जी, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है एक्चुअली। इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है चलो। हाँ, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ए इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपके जो क्वेश्चन है वही तो है वहां भी। तो यहाँ है समेसन वाई आई माइनस बीटा हैट एक्स आई, ये जो है लेस देन इक्वल टू समेसन मॉड वाई आई माइनस बीटा एक्स आई फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर। तो ये होगा, ये तो कहना ये फंक्शन ऑफ बीटा कैप है। अब ये समझो कि ये है एफ ऑफ बीटा कैप और ये है एफ ऑफ बीटा, ऐसा समझिए। सो अब क्वेश्चन ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द समेशन आई पे है। तो ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? बताओ भाई, तो ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बीटा कैप जो है बीटा के मिनिमम वैल्यू है, मतलब मिनिमम बीटा की वो वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन मिनिमम हो जाएगी। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये मिनिमम कब होती है। तो ये कोई ना कोई फिर से यहाँ पे अब रिलेशन आएगा। जैसे यहाँ कोई फिक्स कांस्टेंट होता तो हम ये बोल सकते थे कि दैट इज द मीडियन ऑफ वाई आई, यही ना, वैसा बोल। लेकिन अच्छा मुझे बता रखा है ना, अरे तो मुझे क्या टेंशन लेना है, मुझे एक्स आई वाई आई तो बता रखा है ना, हो गया इजी। सो यहाँ से क्या है, मान लो एफ ऑफ बीटा बोल दो इसको, तो ये तो इजी है मेरे लिए। आई फ्रॉम 1 to n, वाई आई कितना दे रखा है क्वेश्चन में? आई स्क्वायर है, और बीटा एक्स आई कितना है? आई है ना, तो हो गया, ये फंक्शन है, तुम खोल सकते हो इसको। तो अब ये मिनिमम कब होगी सोचो। सो अभी लेकिन मीडियन तब होता है यहाँ कांस्टेंट होता है, लेकिन आई है ना, तो आई मैं बाहर निकाल पाऊँ तो क्या होगा? सो वैसा नहीं होगा, ये आई टाइम है ना। इसको खोलने का मतलब ये हो गया, समझ लो, पहले 1 रखोगे तो 1 माइनस बीटा का मॉड, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 बीटा का मॉड, 3 का स्क्वायर माइनस 3 बीटा का मॉड, लास्ट में n स्क्वायर माइनस n बीटा का मॉड, ये है। अब ये कब मिनिमम होगा ये सोचना है तुम्हें। तो अगर मैं आई यहाँ से कॉमन ले लेता तो क्या बनता? तो आई अगर कॉमन ले लूंगा मैं, तो आई इंटू मॉड आई माइनस बीटा आ जाएगी। फिर से क्या आएगा? और मुझे मिनिमाइज करना है, तो अगर आई नहीं होता, सो दिस इज मिनिमम व्हेन, अगर ये नहीं होता ना तो ये मिनिमम होता अगर बीटा इज द मीडियन ऑफ दिस।
i 1 to n, n यहाँ कितना है, n 4 है, 4 तक है। ओके तो सर जब ये टर्म सेपरेट कर दिए तब तो कांस्टेंट हो गया, मतलब बीटा, तो इसमें सेपरेटली भी तो निकाल सकते हैं हर स्टेप। कैसे, मतलब अगर मीडियन होता तो उसकी वैल्यू मीडियन होता बीटा होती, लेकिन ये नहीं होता तब ना होता, इसके साथ होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा। पर सर नेक्स्ट स्टेप में उसे सॉल्व कर लिया ना, हाँ ठीक है, सेकंड टर्म तो कांस्टेंट आ गई, ये वाले, वेरिएबल को ये ये बीटा है ना वेरिएबल यहाँ पे, ये एफ बीटा है एक्चुअली। अब सोचना है कि ये मिनिमम कब होगी, क्वेश्चन ये है, ये बीटा फंक्शन है इसमें, तो ये फंक्शन मिनिमम कब होगी, बीटा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगी एक्चुअली, आपको ये पहचानना है, इसको मिनिमाइज करना है आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियन ही आ जाएगा फिर भी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तुम कॉमन लोगे ना, स्टिल ये मीडियन ही आ जाएगा। सो ये 1 माइनस बीटा, 2 टाइम 2 माइनस बीटा, आपका n 4 है यहाँ पे, सो 3 टाइम 3 माइनस बीटा और 4 टाइम 4 माइनस बीटा। अब ये सोचना है कि बीटा, अच्छा एक काम करो ना, 4 ऑप्शन है ना आपके पास, टेंशन छोड़ो, एक एक करके 4 बार बीटा की जगह एक बार रखो 2, एक बार रखो 10/3, 5/2, 3, देखो किसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रहा है, वो करेक्ट आंसर, छोड़ो। हाँ तो उससे करके देखो। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये प्रॉब्लम पता है क्या है, ये बीटा है ना, अगर ये बाहर कांस्टेंट नहीं होते ना तो आंसर मीडियन आ जाता, 1 2 3 4 का मीडियन है, 2 3 के बीच का कोई भी नंबर, तो 5/2 हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये साथ में नंबर्स भी हैं तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा हमें। सर अगर वो नहीं होता नंबर्स, नहीं नहीं, अगर ये आई नहीं होता तो आंसर बीटा की वैल्यू, बीटा हुआ तो मीडियन ऑफ 1 2 3 4, तो मीडियन ऑफ 1 2 3 4 मतलब 2 3 के बीच का कोई भी नंबर मीडियन है एक्चुअली। हाँ तो उससे हो जाता है, ये आई है तो इसकी वजह से, तो 4 ऑप्शन है, पुट करके देख लो किससे मिनिमम आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। थैंक यू। जी थैंक यू। सो हाँ जी, किनका रह गया क्वेश्चन तो, सर मेरा मेरी रह गई। अरे तुम्हारा डाउट तो 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, मैं तो गिव अप कर दूंगा, ये चीज़ है, क्योंकि डाउट तुम्हारा होता नहीं है ना, तुम्हारा तो वैसे तुम पूरा बुक भेज दोगे मुझे, अगर तुम्हें परमिशन हो तुम पूरी किताब ही भेज दोगे, सर सारा सॉल्व करो, आप आराम से करते रहो जिंदगी भर। तो वैसा थोड़ी है, डाउट का मतलब डाउट जो उसको तुम्हें क्वेरी हो, तुम्हारा डाउट नहीं होता है, तुम पूरा किताब ही भेज देते हो। सर मैं तो आपको बोल रही हूँ कि जहाँ पे डाउट है फिर क्या करें। बताओ बताओ कौन सा, अभी तुम्हें, तुमने पूरा पेज भेज दिया 11 12 13, ठीक है, अगला बताओ, अगला क्या डाउट है। यहाँ 17 18 19 20 21 सब डाउट है। जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो क्या करोगे, तो उसको छोड़ दो फिर, क्या मतलब क्या ही बताऊं इसमें, तुम तुम्हें, जब तुम इस लायक तुम्हारा है ही नहीं लेवल, तुम क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहे तो क्या तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा मैं, बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ, तुम रीड करो और बताओ कहाँ समझ नहीं आ रहा। और प्राइम नंबर पता है मुझे, कोई भी एक और प्राइम नंबर बताओ, कोई भी। 1 प्राइम नंबर है, कौन सिखाएगा तुम्हें, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम नंबर 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं, अब ये सब तुम्हें पढ़ाने का मतलब पहली क्लास से स्टार्ट करके एमएससी तक का सब कुछ पढ़ाओ। अगला पढ़ो क्या है। हम्म, टीपी क्या है, व्हाट इज दैट टीपी, सेट ऑफ मैट्रिसेस है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो तुम्हारे लिए बस मैं हिंट देता हूँ, मैं सॉल्व तो करूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें सीखना नहीं है, सॉल्व कर दूंगा तब भी तुम नहीं सीखोगे, और नहीं सॉल्व करूंगा शायद तुम ट्राई करोगे तो सीखोगे। तो पी को 3 रख दो, अब आगे सॉल्व करो, पी जहां जहां दिख रहा है उसको 3 रख दो पूरे क्वेश्चन में।
अब सॉल्व करो उसको, तो उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। यही इसमें होगा कि ऐसे कितने मैट्रिसेस है जहाँ डिटर्मिनेंट डिविजिबल नहीं है पी से। तो जहाँ जहाँ पी दिख रहा है उसको 3 रख दो। अब यहाँ से तुम्हें आगे दिख जाएगा, पी की जगह 3 रख के आगे बढ़ो। नेक्स्ट में बताओ क्या है। एडवांस वाले छोड़ दो, तुम एडवांस वाले मत करो, तुम्हें अभी क्वेश्चन ही समझ नहीं आता क्या एडवांस। बाकी बताओ जो मेंस। अरे इतना टाइम थोड़ी पूरा बुक सॉल्व कराऊंगा, तुम डाउट पूछो, डाउट क्या है एग्जैक्टली क्या डाउट है बताओ। हाँ हाँ अरे आना नहीं चाहिए, वो गिवन है माइनस आई, आना क्यों चाहिए। कंपेयर करो ना उसको। हाँ उससे कंपेयर करो आ जाएगा। अरे पी स्क्वायर निकालो, माइनस आई लिखो और उसको कंपेयर करो, जैसे वो अल्फा वाला क्वेश्चन था वैसे ही तो है ये भी। ए स्क्वायर वहां भी था ना, तो क्या किया हमने वहां पे, ए स्क्वायर निकाले कंपेयर किए, सेम यहाँ पे करना है, कंपेयर करना है उसको। हाँ तो उसको कंपेयर करो, ईच एलिमेंट को इक्वल पुट करो और देखो कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, उससे आंसर आ जाएगा, जैसे अल्फा वाला कर रहे थे सेम तरीके से हो जाएगा। क्या है इसमें। इनका वैल्यू क्या निकला है। इन क्या आया है, सुनो ये देखो, ए है इसका इनवर्स ये होता है, इसके टाइप का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे जीरो किस किस में है, किस किस कौन से ऑप्शन में जीरो है यहाँ पे। ए सी आउट हो गया। अब बी डी में डिसाइड करो कौन सा सही होगा। ये एन क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, एन या तो 12 आएगा या 13 आएगा, तो अगर एन 12 है तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एन 13 है तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब तुम ये मैच कर लो। तो -12 आया तो डी करेक्ट हो गया, फिर हो गया, ये है। नहीं अगर एन क्या आया 13 और -12, क्या है दो वैल्यू। हाँ ठीक है रुको, तो 13 रखोगे तो क्या बनेगा ये, अगर मैं 13 रखता हूँ तो क्या बनेगा ये, -13 बनेगा ये, तो किसके इक्वल आएगा ये, बी के इक्वल आ जाएगा। और -12 रखोगे तो क्या होगा ये, तो किस कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें तो क्या ही ऐसे इन्वर्स निकालना क्या ही मुश्किल था।
डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके क्या आया? ये सर किया नहीं सर इसका आंसर। हाँ तो सॉल्व करके पूछना, फिर बताओ आगे। सर ये क्वेश्चन 23 वाला। प्रॉपर्टीज लगाओ इसको, हो जाए तो वैल्यू अल्फा सेटिस्फाई दिस। तो एक काम करो ना, चार ऑप्शन है ना, पुट करके देख लो ना, एलएचएस ट्राईएचएस सर निकाल। सर देखिए सर इसमें सर बहुत ज्यादा बड़ा मतलब इसका इक्वेशन आया है। हाँ तो प्रॉपर्टीज लगाओ ना इसमें। इसमें प्रॉपर्टीज से काम होगा। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका प्रॉपर्टीज से होगा, दूसरा तरीका है कि चार ऑप्शन है, तो मान लो पहला ऑप्शन चेक करना है, तो -4 यहाँ भी रख दो, एलएचएस में -4 आरएचएस में रख दो, देखो इक्वल आ रहा है क्या, हो गया। अच्छा है ठीक है फिर तो अल्फा का वैल्यू मतलब यहाँ से ऑप्शन से ही हाँ है। मैच कर लो। ठीक है सर और नेक्स्ट वाला देखिए कौन सा? उसके बाद वाला तो उसका नंबर नहीं आया। देखो ना, फोटो देख के बताओ ना। 34 उसके बाद का सर जो पिक्चर दिख रहा क्या है बाद में, क्वेश्चन क्या है वो तो पूछ रहा हूँ। है XCR देखिए ना सर। हाँ सर वो जो XCR है ना और ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, छोड़ दो, तुम्हारे एग्जाम में जैम गेट में प्रूव दैट नहीं आता है, ये तब आता है ऑब्जेक्टिव। 35 थोड़ा सा बदल दीजिए सर उसका सर मतलब कैलकुलेशन में ठीक कर पा रहे क्या 35 में क्या पूछा है, क्या डाउट है? देखिए सर 35 में सर ये पूछ रहा है कि सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ A। अब सर A का A मैट्रिक्स दे दिया कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब सर डायगोनल का एंट्रीज का सम मतलब क्या होगा सर उसका मतलब तो होता है कि A1 और B2 प्लस B3 होगा उसका सम चाहिए। सर उसके लिए सर हमको सर A के साथ 1 1 1 जो है वो मल्टीप्लाई करने से ही तो उसका डायगोनल मतलब वो आएगा मतलब आपका जो मैं बोल रही हूँ वैसा आएगा। लेकिन सर उससे सर मतलब वो सर सॉल्व नहीं कर पा रही कि ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगी ताकि वो m into 1 1 आएगा। समझ रहे हैं क्या? नहीं, अगर m के साथ 1 1 1 ये मल्टीप्लाई करने से सर इसका डायगोनल एंट्रीज ऑफ m सम हो सकता है। ये तो एम मैट्रिक्स है, 3 इक्वेशन दे रखा है, ये तो सिस्टम हाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइप का हो गया। ax बराबर b है, तो यहाँ x b अलग अलग है। अरे भाई, तो एम तुमने जो अज्यूम किया उससे कितने इक्वेशन बन के आएंगे, कितने इक्वेशन बने हैं तुम्हारे? एम मैट्रिक्स में कितने अननोन्स होंगे, मान लो मैं एम मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने वेरिएबल होंगे? हाँ, और कितने इक्वेशन आएंगे? 9 इक्वेशंस आएंगे, उसको सिंप्लीफाई करो। तो ईच वेरिएबल निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि डायगोनल वाले एलिमेंट का सम कहाँ से आ जाएगा, तो उसी में से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके डायगोनल एलिमेंट का सम आ जाएगा, ये है, थोड़े से ही हो जाएगा। अभी टाइम खत्म हो गया, 12 बजे तक क्लास है ना, 12 बजे खत्म हो गया, कल इसको पूछना ट्राई करो। इसका हिंट ये है कि जस्ट आपके पास ऐसा ले लो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गया। इसको तुम मल्टीप्लाई करो, तीनों इक्वेशन से इक्वेशन बनेंगे। अब तुम्हें समहाउ ढूंढना है कि ये कैसे आएगा, A1 प्लस B2 प्लस C3। उन्हीं इक्वेशन को तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं इक्वेशन में हो सकता है 2 इक्वेशंस को ऐड करो तो इसकी वैल्यू आ जाए, तुम्हें देखना है कौन से इक्वेशन से मुझे ये आ जाएगी। तो बस तुम्हें थोड़े मैनिपुलेशन करने हो तो दिमाग लो, इजीली हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये, तो उससे आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है, एक और इसका तरीका है, पर मैंने सर इसको हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करके किया था लेकिन उससे सर सॉल्व नहीं हो रहा मतलब कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके तुम आइगन वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, आइगन ए बी बराबर लैम्डा भी, ए बी बराबर लैम्डा भी करोगे तो यहाँ से उस तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा।
आइगन वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगा ना, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको ट्राई करके आओ, इस तरीके से ट्राई करो, 9 इक्वेशंस बनेंगे ना, फिर तो किसी इक्वेशन से ये निकल आएगा, ये करो, नहीं तो कल फिर पूछो डाउट क्लास में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है ट्राई कर, एक बार ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछना तो ट्राई करके आना, ताकि तुम्हें नहीं नहीं तुम आंसर नहीं कर पाते उसने डांटते, तुम आंसर कर पाओगे तो क्यों डांटेंगे। बाकी बच्चे तो अभी तुमसे पहले उसने ज्वाइन किया था, अब मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ वो आंसर करती है ना, तो मुझे समझ आता है कि हाँ इसको ऑलरेडी पीछे की चीजें पता है। अब क्या मैं कितना पीछे जाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट पूछा वो नहीं पता, उसके पीछे नहीं पता, तो फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा स्कूल की चीज, तो वो थोड़ी हो सकता है अभी। तो आप करके आओगे तो पहले से आइडिया रहेगा, अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो है आपको, ठीक है तो ट्राई करो, दोबारा नहीं होगा तो फिर कल पूछना। ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू। हाँ।